नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक डोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे पशुओं में भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग के बारे में। यानी फूड पॉइजनिंग क्या है, कैसा फूड खाने से पशुओं में भोजन विषाक्तता आ जाती है, कैसा जो फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए और कैसे फूड मटेरियल को पशुओं की जो डाइट चार्ट है उसमें रखना चाहिए। इससे पहले की वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं पशुओं में पोषण व संतुलित आहार, पशुओं में आयु निर्धारण, पशुओं में वजन ज्ञात करना और जो फूड के निर्धारण की विधियां हैं उन सभी के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज अपने बात करेंगे पशुओं में भोजन विषाक्तता कि फूड पॉइजनिंग क्या है और फूड पॉइजनिंग से होने वाले रोग, उनकी समस्या का समाधान और किन किन फूड से फूड पॉइजनिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पशुओं में भोजन विषाक्तता के बारे में। देखो राजा, अपने बात कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग यानी भोजन विषाक्तता कि फूड पॉइजनिंग क्या है, भोजन विषाक्तता क्या है और भोजन विषाक्तता से क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। यानी फूड पॉइजनिंग है क्या, सबसे पहले तो अपने ये बात करते हैं। देखो, जब पशुओं को अपने चारा खिलाते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं अपने को देखने को मिलती है पशुओं के अंदर। कभी कभी अपने क्या करते हैं, खाली पेट पशुओं को ज्यादा फलीदार चारा खिला देते हैं, उससे समस्या आ सकती है, या पशुओं को अतिरिक्त मात्रा में चारा खिला देते हैं, उससे समस्या आ सकती है। इसके अलावा पशुओं का जो आहार अपने दे रहे हैं उस आहार में अपने इम्बैलेंस कर दें, यानी जो मिसमैच कर दें, तब आ सकती है। गला सड़ा चारा या कोई ऐसा चारा जिसके अंदर अपने किसी पेस्टिसाइड का प्रयोग कर दिया, वो तुरंत खिला दिया, तो पशुओं में फूड पॉइजनिंग या भोजन विषाक्तता आ जाती है। तो इस भोजन विषाक्तता से कैसे बचा जाए और क्या क्या भोजन विषाक्तता है उसके बारे में अपने बात करते हैं। देखो राजा, और इसी के साथ 1% फूड पॉइजन से पक्का आपको एग्जाम में मिलेगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। ये पर्सन आपको चाहे जेट है, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, चाहे पशु परिचर है, आईसीआर बीएचयू, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां एनिमल हस्बेंड्री का कोई भी टॉपिक आएगा वहां फूड पॉइजनिंग का पर्सन बनता ही बनता है ना। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं भोजन विषाक्तता में साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड के बारे में। सबसे पहली भोजन विषाक्तता साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड। साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड के बारे में, साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड के बारे में अपने फूड पॉइजनिंग या भोजन विषाक्तता के बारे में बात करेंगे। यानी साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड क्या है, किस में पाया जाता है और कैसे कारण होता है। देखो राजा, साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड का अगर अपने एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल होता है, कौन है, जवार। कौन होता है बोलो, जवार होता है। अब जवार कौन सी फसल है, जवार चारे वाली फसल है। अब देखो, इससे पहले अपने जवार के बारे में दो तीन बातें और बता दूं मैं। अब जैसे नाम आ गया अपने तो इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। जो टॉपिक आए उसको उसी के साथ क्लियर कर दो। देख लो राजा, पहले अब इस जवार के बारे में दो तीन बातें बता दूं आपको। ये लो, अपने नाम लिख रहे हैं जवार का। अब जवार से संबंधित दो तीन बातें अपने बात कर लें। सबसे पहले तो अपने बात करते हैं जवार का बोटनिकल नेम। जवार का बोटनिकल नेम क्या होता है बोलो, सोरघम। सोरघम बाई कलर, क्या नाम होता है, सोरघम बाई कलर, ये होता है जवार का बोटनिकल नेम। देखो, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जवार आपके एग्रोनॉमी में आएंगी, इसके साथ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब पशुपालन भी क्या है, एग्रीकल्चर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आती है, पशु परिचर में है, जेट में है, आईसीआर में है, एएफओआई चाहे एओआई, कोई भी एग्रीकल्चर ऑफिसर कोई भर्ती है तो पशुपालन का, एग्रोनॉमी का, हॉर्टिकल्चर का टॉपिक आएगा तो अपने को देखने को मिलेगा। तो ज्वार का बोटनिकल नेम सोरगम बाइकलर। फैमिली कौन सी होती है, फैमिली कौन सी होती है बोलो, ग्रेमिनी कह दो या क्या कह दो, पोएसी कह दो। ग्रेमिनी कह दो या क्या कह दो, पोएसी। समझ गए बात है ना। जवार सोरगम बाइकलर और फैमिली क्या है, पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब देखो, अपने बात करें साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड। साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड किस में पाया जाता है, जवार में। अब इस साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड का, जो साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड है ये जवार में पाया जाता है, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। इस साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड के
हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड बन सकता है। कौन सा बनता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड। हाइड्रोसाइनिक एसिड बनता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड यानी जिसको अपने कहते हैं HCN। क्या कहते हैं, HCN कहते हैं, हाइड्रोसाइनिक एसिड। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या हुआ, इसमें क्या मतलब ये पॉइजनस कैसे हो गया। देखो जो ज्वार होती है ना राजा, ज्वार की कच्ची पत्तियों में, ज्वार की कच्ची पत्तियों में, कच्ची पत्तियां, जो ज्वार की कच्ची पत्तियां हैं, ज्वार की कच्ची पत्तियों में HCN या उसको कह दो घुरीन या कह दो प्रूसिक, या क्या कह दो प्रूसिक एसिड, प्रूसिक एसिड पाया जाता है, प्रूसिक एसिड पाया जाता है जो जहरीला होता है। कैसा होता है, जहरीला होता है। समझ के बात ना। अब ये क्या करता है, ज्वार की जो कच्ची पत्ती हो उसके अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोसाइनिक HCN पाया जाता है। बनता क्या है, ये साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड है। इस ग्लूकोसाइड में हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस होगी, केमिकल प्रोसेस, जिससे हाइड्रोसाइनिक, और हाइड्रोसाइनिक क्या है HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड बनता है। और यह एसिड ज्वार की कच्ची पत्तियों में कह दो या न्यू लीफ में, जो नई पत्तियां बनी है ना रजा, उस नई पत्तियों में पाया जाता है। इसे HCN भी कहते हैं, घुरीन भी कहते हैं, प्रूसिक एसिड भी कहते हैं, जो कैसा होता है बोलो, जहरीला होता है। इसका मतलब अगर पशुओं को ज्वार की कच्ची पत्तियां ज्यादा मात्रा में खिलाने पर पशुओं में क्या हो जाएगा बोलो, भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अतिरिक्त मात्रा, आवश्यकता से ज्यादा मात्रा खा लेने पर पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। तो यानी जो HCN है, हाइड्रोसाइनिक एसिड, यानी जो साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड से बनता है, जो ज्वार में पाया जाता है। पेपर में प्रश्न क्या आएगा उसके बारे में देखो। पेपर में पहला प्रश्न आता है हाइड्रोसाइनिक क्या है, ज्वार की कच्ची पत्तियों में पाया जाने वाला विषैला तत्व। दूसरा प्रश्न आता है घुमाकर, ज्वार की कच्ची पत्तियों में पाए जाने वाले जहरीले तत्व को या रसायन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बोलो, HCN, घुरीन या प्रूसिक एसिड कहते हैं। किस फसल की पत्तियों में, अब देखो प्रश्न कैसे घूम रहा है, एक ही प्रश्न को मैं 3 बार बोल रहा हूं। किस फसल की पत्तियों में घुरीन पाया जाता है, ज्वार के अंदर। किस फसल की पत्तियां कच्ची अवस्था में खिलाने पर पशु की मृत्यु हो सकती है, ज्वार। कौन सी फसल की कच्ची पत्तियों में HCN पाया जाता है, ज्वार। देखो एक ही बात है, इस बात को मैंने 7 तरह से बता दिया आपको। तो प्रश्न कैसे आए अपने को यह ध्यान रखना है, ज्वार की कच्ची पत्तियों में क्या पाया जाता है, HCN, घुरीन या प्रूसिक एसिड पाया जाता है, जो कैसा होता है बोलो, अरे बोलो, हाँ शाबाश, जो कैसा होता है, जहरीला होता है। इसको खाने से पशु की, अत्यधिक मात्रा में खाने में पशु की मृत्यु भी हो सकती है। अब देखो एक बात और बताऊं मैं, जो ज्वार होता है ना, जो ज्वार है, ज्वार में लाइसिन अमीनो अम्ल, लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी, ज्वार में लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी तथा ल्यूसीन एमिनो अम्ल, ल्यूसीन एमिनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अधिकता होती है। ज्वार में लाइसिन अमीनो अम्ल की तो होती है कमी, और ल्यूसीन एमिनो अम्ल की क्या पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए ज्यादा मात्रा में अपने द्वारा, अब मनुष्य की बात और बता देता हूं, ज्यादा मात्रा में ज्वार खाने पर मनुष्यों में कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा, अगर ज्यादा मात्रा में अपने ज्वार खाएंगे तो ज्यादा मात्रा में खाने से कौन सा रोग हो जाता है, पेलाग्रा, पेलाग्रा रोग हो जाता है। ये बात ध्यान रख लेना। ज्वार ज्यादा खाने पर, यानी ज्वार का चाहे अपने आटा बात कर लो या सीधी ज्वार कर लो, अगर अपने खाएं, अब इं को नहीं कुत्र काट कर थे थाले में गाल जी मिली चूर चूण होगी, ये गाल इं नहीं। ज्वार का जो आटा है उसको अगर अपने खा रहे हैं ज्यादा अमाउंट में, तो कौन सा रोग हो जाता है, पेलाग्रा। पेलाग्रा यानी विटामिन जो B3 है, विटामिन B3 के निर्माण को या विटामिन B के निर्माण को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। समझ गए ना बात।
तो ज्वार की कच्ची पत्तियों में जो जो जहरीला तत्व पाया जाता है उससे गुरीन कहते हैं, HCN कहते हैं, या क्या कह सकते हैं, प्रूसिक एसिड कह सकते हैं। ज्वार का जो बोटनिकल नेम है वो सोरगम बाइकलर है, फैमिली ग्रेमिनी है। इसकी कच्ची पत्तियों के अंदर, अब देखो प्रश्न, ये प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है। अब मैं बार बार कहता हूं ज्वार की कच्ची पत्तियों में क्या पाया जाता है, HCN पाया जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि जो गुरीन है या HCN, अब आप लोगों से पूछ रहा हूं, कमेंट में जवाब देना मुझे, कि जो ज्वार है ना, इस ज्वार में जो HCN है इसका निर्माण क्या होता है, बस ये बता दो मुझे। पेपर में प्रश्न आएगा जो HCN है या जो हाइड्रोसाइनिक है, इस हाइड्रोसाइनिक का निर्माण कहां होता है वो बता दो। लिखो जल्दी जल्दी कमेंट करो। यानी जो ज्वार है, इस ज्वार में अपने कह दिया गुरीन बन रहा है, या HCN कह दो या प्रूसिक एसिड कह दो, कच्ची पत्तियों में पाया जाता है, इसका निर्माण क्या होता है, लिखो, बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ शाबाश, कुछ पत्तियां लिख रहे हैं और कुछ जड़ लिख रहे हैं, है ना। हाँ देखो, अब इसका उत्तर देखो, अब इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं, समझ गए क्या। पहले ये कर लिया ना आपने, इसको जल्दी से लिख लो, दो बातें लिख लो अपने। भोजन विषाक्तता में पहला पॉइंट देख रहे हैं, अभी इसका रिप्लाई दे देता हूं मैं, साइनोजेनेटिक। चलो रिप्लाई सुन लो पहले। जो HCN है या जो गुरीन है ना, किस में पाया जाता है, जड़ों में। निर्माण कहाँ होता है इसका, जड़ों में। तो आप कहोगे सर फिर पत्तियों में कैसे, अरे संग्रहण पत्तियों में होता है, जो स्टोरेज है ना वो पत्तियों में होगा। HCN का निर्माण कहां से शुरू होगा, जड़ों से निर्माण होकर कहां चला जाएगा, पत्तियों में, और संग्रहण कहां हो जाएगा, संग्रहण हो जाएगा पत्तियों में, निर्माण कहां होगा, जड़ों के अंदर होगा। समझ के बात है ना। हाँ तो अपनी बात करें भोजन विषाक्तता में, पहला साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड, ये किस में पाया जाता है, ज्वार में। तो ये भी नाम आ सकता है पेपर में गुरीन, और ये ना पूछ के सीधा पूछ ले साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड। जो साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड है, इसमें हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस हुई, हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस से हाइड्रोसाइनिक एसिड बना, यही हाइड्रोसाइनिक HCN है या गुरीन है, या इसको प्रूसिक एसिड कहते हैं। ये पाया किस में जाता है राजा, ज्वार में, ज्वार की कच्ची पत्तियों में। ज्वार का बोटनिकल नेम सोरगम बाइकलर, फैमिली ग्रेमिनी है, HCN या गुरीन कह दो, या प्रूसिक एसिड कह दो, जो जहरीला तत्व होता है। जो ज्वार है उसमें लाइसिन अमीनो अम्ल की क्या पाई जाती है, बोलो, कमी, और ल्यूसिन अमीनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है, जिससे विटामिन बी है जो 3 है, उस B3 के निर्माण का काम क्या हो जाता है, बिल्कुल धीमा हो जाता है, जिससे रोग कौन सा हो जाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। दो बातें पढ़ ली, ज्यादा मात्रा में ज्वार खाने पर मनुष्य में कौन सा रोग हो जाएगा, पेलाग्रा, और पशुओं में क्या हो जाएगी, भोजन विषाक्तता। एक मिनट मारो, फिर उसके बाद संग्रहण वाली बात करता हूं, जल्दी से लिख दो, जल्दी लिख दो। हाँ अब अपने बात कर रहे हैं जो ज्वार थी, क्या प्रश्न था अपने, जो ज्वार है, ज्वार का में HCN का निर्माण कहां होता है। देखो राजा, अपने भोजन विषाक्तता के अंदर बात कर रहे थे ना, भोजन विषाक्तता, मैं दोबारा लिख देता हूं, भोजन विषाक्तता में अपने लिख रहा था ज्वार, और ज्वार में अपनों ने लिखा HCN, गुरीन या प्रूसिक एसिड। तीन बातें अपने की थी भाई, ये तीनों इसमें पाए जाते हैं, है ना। अब बात क्या आती है, जो गुरीन है इसका निर्माण कहां होता है, निर्माण तो कहां होता है, जड़ों में। कहां होता है बोलो, जड़ों के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है, निर्माण जड़ों में होता है, और संग्रहण का होता है कलेक्शन। अगर बात की जाए जो प्रूसिक एसिड है या गुरीन है, इसका निर्माण तो हो गया जड़ों में, संग्रहण कहां होगा राजा बोलो, पत्तियों में, लीफ में इसका कलेक्शन होगा, लीफ के अंदर इसका स्टोरेज होगा राजा। स्टोरेज कहां होगा, लीफ में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने बहुत बार पूछते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि अपनों ने जब पढ़ा कच्ची पत्तियों रगड़ दो कच्ची पत्तियां रगड़ दो, इया को नहीं हो भाई जी। ये बात जब ऐसा पूछता है ना एग्जामिनर, कोई ऐसी चीज आ जाए और जब ऐसा पूछता है, इसका मतलब उस पर्सन में कहीं ना कहीं चिरन पिरन, समझ गया, कटन गड़ दिक्कत है भाई जी। तो निर्माण की अगर बात की जाए, HCN का या गुरीन का, मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं याद हो जाए। वो कहते करत करत अभ्यास रे जरमती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कोई चीज बार बार पढ़ेंगे ना तो वो याद हो जाएगी अपने आप, है ना। थॉर्नडाइक का सिद्धांत अपने पढ़ते हैं, ट्रायल एरर मेथड, बार बार ट्राई करोगे, एरर आएंगे, उसके बाद दोबारा तो नई चीज सीखोगे, है ना। तो जो HCN का निर्माण कहां होता है और संग्रहण कहां होता है, जड़ों में और पत्तियों में, और यह भोजन विषाक्तता का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अच्छा, उसके बाद अगर अपने बात करें HCN की, HCN जो है इसकी क्रांतिक अवस्था पौधे में कितनी होती है, HCN या गुरीन की,
अपने लिख रहे हैं दोबारा, गुरीन या प्रूसिक जो एसिड है यानी हाइड्रोसाइनिक एसिड है पौधों में क्रांतिक अवस्था, पौधों मतलब जवार में, पौधों में जवार नाम लिखो, जवार में क्रांतिक अवस्था कितनी होती है? क्रांतिक, क्रांतिक होनी चाहिए, कितनी क्रांतिक होती है इसकी? 200 ppm, 200 ppm इसकी क्रांतिक है। क्रिटिकल पीरियड, अपने देखो क्रांतिक अवस्थाएं जब पढ़ते हैं फसलों के अंदर, क्रांतिक अवस्थाएं पढ़ते हैं, क्रिटिकल पीरियड क्या है? ऐसी अवस्था जब फसल को जल की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो क्रिटिकल पीरियड होता है। जैसे अपने पढ़ते हैं गेहूं के अंदर 5 से 6 सिंचाइयां पढ़ते हैं क्रिटिकल स्टेज में, CRI स्टेज है, जॉइंटिंग है, टिलरिंग है, मिल्किंग है, सीड, ऐसे पढ़ते हैं ना। हाँ, वो क्रिटिकल स्टेज है। अगर उस क्रिटिकल स्टेज में फसल को पानी नहीं मिला तो फसल क्या हो जाती है? नष्ट। ऐसे ही ज्वार में आता है कि ज्वार में 200 ppm इसकी क्रिटिकल स्टेज है, यानी क्रिटिकल अवस्था है। 200 ppm से ज्यादा अगर मात्रा है और पशु ने खा ली, बस आज के लिए इतना बहुत हो जाएगा उसके लिए, है ना। तो ये तो क्रांतिक अवस्था है, कितनी अमाउंट पशु के खा लेने से पशु की मृत्यु हो सकती है। तो नोट डाल के मैं एक बात लिखता हूं, नोट डाल के, बछड़ों को 500 ppm मात्रा, 500 ppm मात्रा गुरीन की मारने के लिए पर्याप्त है, यानी अगर इस गुरीन की या HCN की मात्रा 500 ppm हो जाती है, और 500 ppm यानी स्टोरेज बढ़ता रहेगा, 500 ppm हो जाता है, ऐसी अवस्था में बछड़ा खा ले या अन्य पशु, जैसे मान लीजिए पाडियो बाजी, हाँ, खा ले तो बस पर्याप्त है, इतनी बहुत सफिशियंट मात्रा बायोजी वो पूरा हो जाएगा। समझ गए बात क्या? हाँ, तो 500 ppm मात्रा में कोई बछड़ा है, बच्चिया है, पाडा है, कटिया है या कट्टा है, कट्टा मतलब पाडिया की बात करा आप, भैंस का बच्चा, समझ गए क्या? हाँ, कटी कट्टो थे और की समझ लो। हाँ ठीक है, बछड़ों को मारने के लिए 500 ppm मात्रा पर्याप्त होती है। बात आ गई ना समझ में? ठीक है, क्रांतिक अवस्था कितनी है? 200 ppm, और किसी पशु के बछड़े या बच्चियां मारने के लिए कितनी अमाउंट? 500 ppm पर्याप्त रहती है। आहार में मात्रा, पशु आहार में 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यानी पशु आहार में जो ज्वार अपने मिला रहे हैं ना, उस ज्वार के अमाउंट अगर कच्ची मिला ही रहे हैं तो उसके अमाउंट 3% से ज्वार ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पशु आहार में जब अपने ज्वार का प्रयोग कर रहे हैं, और जब अपने आहार निर्धारण पढ़ा था उसमें क्या पढ़ रहे थे? इतनी अमाउंट के अंदर सूखा चारा, इतनी अमाउंट में गीला चारा, इतनी अमाउंट के अंदर कड़वी दाना, ये देना चाहिए। तो आहार में कितने प्रतिशत मात्रा? आहार में 3% मात्रा से ज्यादा अगर ज्वार दे रहे तो वो हानिकारक होगी। कैसी ज्वार? जिसमें गुरीन, देखो ज्वार में सभी जगह गुरीन पाया जाता है। तो फिर कहोगे सर जी अब ज्वार नहीं रहा तो क्या नहीं रहा? देखो कच्ची पत्तियों में है, अब आपने फंसी की खुआवांगा मैं तो ज्वार खुआवांगा, मर्जे तो मज्जे। ऐसी स्थिति में ज्वार में इरिगेशन कर देनी चाहिए। ऐसे नहीं है डायरेक्ट ज्वार का टीर खिलाते ना। तो ज्वार में क्या करना, अपने पानी लगा देना चाहिए। अगर पशुओं खिलाना है, चारा अपने पास नहीं है और हरा चारा ही अपने खिलाना है, चारा है नहीं, ऐसी स्थिति में अपने पास ज्वार है, तो अपने क्या करें? पहले पानी लगा दो खेत में। पानी लगाने से क्या होगा? इस गुरीन की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब किया थे को जी कंसंट्रेशन के नाम ले लियो थे सांद्रता, सोचो इसको ऐसे समझो। अब इसको ऐसे समझिए कि भी एक गिलास है, छोटा गिलास, इस गिलास में आपने 20 चम्मच चीनी डाल दी। अब इसको बिल्कुल घुमाया, शेक किया बढ़िया, कितो पानी मिठो हो जाएगा? फुल मिठो हो जाएगा, फुल मतलब फुल। अब इस इस गिलास को आप उठाइए और आपने घरे पानी वाली डिग्गी है नहीं, डिग्गी में घेर दियो गिलास ने, डिग्गी ऊपर सारा पानी मिठो हो जाएगा? मिठो उठाई कौन पड़े,
क्यों? क्योंकि उस चीनी की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम, सांद्रता होगी कम। अब 1 गिलास पानी था, वो पानी में डाल दिया, वो चीनी पूरी डिग्गी में डाल दिया, लो खत्म। अब उसका पता नहीं चला ना, यानी मिठास केवल उतने में ज्यादा थी। अब बड़े लेवल में डालेंगे तो वो नहीं होगा। अब ऐसे इसमें होगा, जो ज्वार की कच्ची पत्तियों में HCl इकट्ठा हो गया, पानी लगाने से वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, पूरे पात्रप के अंदर कंसंट्रेशन, सांद्रता कम हो जाएगी, तो वो ठीक हो जाता है, खाने के लिए योग्य हो जाती है। ये उसी प्रकार अपने करते हैं। ये इसको ऐसे और समझो, जैसे शकरकंद है, आलू है, शकरकंद हो गया, आलू हो गया, कच्चा खाओ इसको, फिक्को फल्लर, जमा फिक्का हुआ है। जैसे इसको गर्म करते हैं, गर्म करते ही शकरकंद और आलू दोनों मीठे हो जाते हैं, फुल मीठा काती मैं को खावा नहीं पाड़ा में शकरकंदी यार बा नाम ने देख तो बोबर मोटोड़ चूत का माली शूर में बा ठीक है, समझ गए बात क्या? तो उसमें क्या था? उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर था, जैसे ही गर्म हुआ कार्बोहाइड्रेट पूरी पूरी शकरकंद में फैल गया। पहले स्टोरेज था पैकेट्स के रूप में, जैसे ही गर्म हो गया पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट पूरी शकरकंद में फैल गया, है ना? फैलने से वो पूरी की पूरी शकरकंद मीठी हो गई। इसे कहते हैं सांद्रता। सांद्रता में यानी तनु हो जाना या उसका क्या हो जाना? कंसंट्रेट हो जाना, यानी सांद्र हो जाना या तनु हो जाना, तो ये कंडीशन आती है। तो जब अपने ज्वार को खिलाना ही है, तो अगर कच्ची पत्तियों में खिलाना है तो क्या कर देनी चाहिए? सिंचाई करके, सिंचाई करके खिलावें, सिंचाई करके खिलावें, यानी सिंचाई करके अपने को खिलाना चाहिए। किसको? ज्वार को। तो देखो, तो ज्वार को कच्चे 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्रांतिक अवस्था कितनी है? 200 ppm, और 500 ppm गुरीन की मात्रा किसी बछड़े को, बच्चिया को मारने के लिए पर्याप्त होती है। मारना नहीं है अपने को दे के, समझे ना? जीव हत्या पाप है, और जीव हत्या का जो पाप है ना, ये मैं कह रहा हूं चराचर नहीं बख्शा जाता। समझ के बात है ना? कैसा ही जन्म ले लो आप, जीव हत्या पाप है, किसी भी जीव को मारना। अब हर एक में प्राण है, पेड़ों के लिए, पक्षियों के लिए, देखो लोग कितना वर्क कर रहे हैं। प्रकृति है, प्रकृति में अगर अपने पेड़ भी काट रहे हैं तो वो हत्या ही है। जीव है, सजीव है, सजीव की क्या निशानी है? उसमें जीव प्रतिक्रिया होती है, उसमें वृद्धि हो रही है, उसमें जनन हो रहा है, वो अपने समान नई जीव की उत्पत्ति कर रहा है, वो सजीव के एग्जाम्पल है। प्लांट को देखो, जब प्लांट भी आप काट रहे हो ना, तो वो भी एक प्रकार की जीव हत्या ही है। समझ के बात है ना? जो सरासर दंड के योग्य है। समझ के बात है ना? राजस्थान के अंदर कर लो, पूरे भारत में कर लो, कितने एजेंसियां और कितने लोग कार्य कर रहे हैं पेड़ों को बचाने के लिए, इन चीजों करने के लिए। और अगर अपने सबसे ज्यादा नाम लें, अपने सबसे ज्यादा योगदानों की अगर बात की जाए, अपने कहते हैं ना, सर सांठे रूख बचे तो भी सस्तो जान, यानी सर कटा के अगर किसी एक पेड़ को बचा लिया जाए तो भी वो सस्ता सौदा है ना? अमृता देवी का अगर अपने नाम ले, राजस्थान के अंदर अमृता देवी जिन्होंने पेड़ों के बलिदान दिए अपने, है ना? राजस्थान में खेजड़ली ग्राम की अगर बात करें, राजस्थान के अंदर बिश्नोई समाज की बात करें, पूरे भारत में अगर बिश्नोई समाज की बात करें, तो पेड़ों के लिए और इसके अलावा जीवों की रक्षा हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर करने में 1% हिचकिचाते नहीं है ना? जंबेश्वर भगवान के अनुयायी और इन लोगों की आत्मीयता देखो, प्रत्येक एक वृक्ष में जीव को समझना। बिश्नोई समाज इसके लिए कितना अग्रणी है और कितना अग्रणी योगदान दे रहा है। हिरण बचाना है, हिरण का मतलब प्रत्येक एक जीव की रक्षा के लिए ये अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। सर सांठे रूख बचे तो भी सस्तो जान, यानी सर कटा के अगर अपने एक रूख, रूख मतलब एक पेड़ को बचा लिया ना, तो ये सस्ता सौदा है। अमृता देवी, राजस्थान का बिश्नोई समाज, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कहीं पूरे भारत का, और इस कार्य में अग्रणी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जीव है विद्यमान और जीव की रक्षा अपना परम धर्म है। मुख्य मानवता का धर्म यही है, एक जीव दूसरे जीव की रक्षा करे, ये मानवता का धर्म है ना? तो इस समाज ने कितना अग्रणी और एक कितनी बड़ी मिसाल पेश किया लोगों के सामने, है ना? जंबेश्वर भगवान अपने बात करते हैं, प्रत्येक एक जीव की उत्पत्ति है वो उस ईश्वर की देन है, और उसको बचाना अपना परम कर्तव्य है। इसके लिए अपने देखते कितने अभ्यारण्य क्षेत्र हैं राजस्थान में, अपने जैसलमेर का एरिया है, बाड़मेर का, इस क्षेत्र के अंदर जो अभ्यारण्य क्षेत्र है और लोग कार्य कर रहे हैं और सबसे अग्रणी योगदान है। तो ऐसे महान पुरुषों को
और ऐसे महान समाज के लोगों को, और ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे किसी समाज से बिलोंग करता हो, चाहे किसी भी, वो एक भारतीय है, वो भारत का नागरिक है, वो किसी भी क्षेत्र से आ रहा हो, अगर ऐसा कार्य कर रहा है तो उसको सराहनीय है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को वंदन है, अभिनंदन है, उसका आभार है कि वो सर सांठे रूख बचे तो भी सस्तो जान। समझ की बात ना? तो मारना नहीं है बड़े को, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है, मर सकता है। पशु आहार में 3% से अधिक जो है मात्रा वो नहीं होनी चाहिए। अगर अपने खिलाना है तो अपने सिंचाई भी कर सकते हैं। ये ज्वार के अंदर अपने बात करते हैं। और ऐसी बात करी थी मनुष्य द्वारा ज्वार खाने पर, मनुष्य द्वारा अधिक मात्रा में, यानी अधिक ज्वार खाने पर पेलाग्रा रोग हो सकता है। कैसा होता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B3 है ना, यानी ये विटामिन B3 के निर्माण को क्या कर देता है? कम कर देता है ज्वार, जिससे कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा। वैसे अपने सामान्य पढ़ते हैं विटामिन B, और विटामिन B की कमी से अपन पढ़ते हैं बेरी रोग, है ना। वैसे विटामिन के कई पार्ट है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, 5, 6, 7, 9, 12, जिसमें जो ज्यादा प्रश्न आते हैं विटामिन B1 पे आते हैं। अब विटामिन B1 का केमिकल नेम सुन लो, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। विटामिन B1 बोलो थाइमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथेनिक, विटामिन B12 साइनोकाबालामीन, विटामिन B12 और B12 की कमी से खून की कमी या अरक्तता या एनीमिया हो जाता है। अरे बोलो हाँ, साइंस की बात और बता दी साबित। हाँ समझ गया। हाँ विटामिन B3 पेलाग्रा, समझ गए बात क्या? ये है चीज ज्वार के कारण। और ऐसी ज्वार खाने से पशुओं में भोजन विषाक्तता हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और क्या पशु की मृत्यु भी हो सकती है। समझ गई बात है ना? तो ये है भोजन विषाक्तता। अपने बात कर रहे थे भोजन विषाक्तता में साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड में हाइड्रोलाइसिस होने से हाइड्रोसाइनिक बनता है। यही हाइड्रोसाइनिक HCN घुरीन या प्रूसिपिक एसिड कहलाता है, या प्रूसिक एसिड कहलाता है, जो ज्वार की कच्ची पत्तियों में पाया जाता है, जिसका निर्माण तो जड़ों में होता है लेकिन जिसका संग्रहण पत्तियों में होता है। और कच्ची पत्तियां जो है वो पशुओं के द्वारा खा लेने से पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है या भोजन विषाक्तता आ सकती है। भोजन विषाक्तता का मतलब ज्यादा मात्रा में खा लेंगे तो पशु के पेट में या जो उसका अमाशय वाला चेंबर है स्टमक का, उसमें दिक्कत आ जाएगी। पशु को लूज मोशन हो सकते हैं, अतिसार हो सकता है ना। इसके अलावा खूनी पेचिश हो सकता है। हालांकि खूनी पेचिश का कारण अलग है, लेकिन अतिरिक्त मात्रा में क्या होता है, जब पेट में ये भोजन फूल जाएगा, जब आंतें फट सकती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, भोजन विषाक्तता उत्पन्न हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, अनेक व्याधियां उत्पन्न हो जाएगी। क्रांतिक अमाउंट 200 ppm है। 500 ppm मात्रा से कोई बछड़ा या बछिया मर सकता है। और पशु के आहार में 3% से अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए। मनुष्य द्वारा अधिक मात्रा में ज्वार खा लेने पर या ज्वार को खाने पर पेलाग्रा रोग भी हो सकता है। तो ये ज्वार से बारे में बातें अपने पढ़ रहे थे। इसी के साथ अपने पढ़ लिया ज्वार का बोटनिकल नेम क्या होता है? सोरगम। बाइकलर फैमिली होती है, ग्रेमिनीपोएसी अपने कह सकते हैं। तो ये थी भोजन विषाक्तता। और भोजन विषाक्तता में काम आने वाला पहला बिंदु साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड, जिससे पशुओं के अंदर फूड पॉइजनिंग या भोजन विषाक्तता हो जाती है। समझ गई बात ना? हाँ, तो भोजन विषाक्तता से संबंधित ये बातें अपनी कंप्लीट हो गई। पहले अपने हाइड्रोसाइनिक या साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड के बारे में बात कर लिया, ज्वार में ही है। प्रश्न आपको मैंने बता दिया कैसा प्रश्न बनता है। भाई जी पक्को प्रश्न आओगा, लिख लियो 100% में लिखूं आ लियो। और जब 100% लिख दिया नहीं तो फिर प्रश्न आवेगा। 100% का मतलब प्रश्न आएगा आपको, चाहे जेट के पेपर में मिल जाए, चाहे आपको कृषि पर्यवेक्षक में मिल जाए, चाहे आपको पशु परीक्षण में मिल जाए, पक्का प्रश्न आएगा। कहीं कोई हिलने वाला ही नहीं है। ज्वार नाम आ गया ना, अगर आपके सिलेबस में ज्वार से संबंधित कोई भी बिंदु है। अब देखो अपने एक बात करते हैं, प्रश्न कैसे बनता है। कहते हैं ना इस संदर्भ में लेके प्रश्न दे दिया। अब अपने पशुपालन पढ़ रहे हैं, पशुपालन में कहाँ खेतियां हैं भाई? पशु परीक्षण में आप देखो खेती है क्या? कहीं कोई खेती नहीं है। लेकिन ज्वार नाम आ गया ना, तो ज्वार का आग गलारा वो सारो देखना पड़ा। आग गलारा मतलब भुआ फूंपाता ये
चाचा मामा मुमा कौन आएगा, कहने का मतलब समझ गए ना। ये चीजें इसके अंदर आती है, क्या चीज है, कहाँ क्या। अब जवार आ गया पेपर में, प्रश्न आ जाए, पशु परिचय में ले लो, प्रश्न आ जाए जवार का बोटनिकल नेम और उसकी फैमिली बताओ, तो क्योंकि तुम्हारे तो हुई को नहीं था, क्यों नहीं भाई, जवार और भोजन विषाक्तता में था तो पढ़ना पड़ेगा, संदर्भ में प्रश्न आ सकता है। तो इधर उधर की बातें जो है थोड़ी बहुत देखनी चाहिए अपने को ना। तो ये था भोजन विषाक्तता और जवार, जवार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इन सभी के शानदार नोट्स बनाओ, बढ़िया इनको लिखो, बढ़िया इसके बारे में आप देखो, समझ के बात ना। तो ये जवार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, भोजन विषाक्तता से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड में इतनी जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आपको सारी अपनों ने बता दी। तो इनके सबसे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ आप लोगों की तरह, है ना। हाँ, और बढ़िया खाना खाओ, बढ़िया आप स्वस्थ रहो, आपको भोजन विषाक्तता न हो, इसलिए सही खाना खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भोजन विषाक्तता से बचें। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।